Okay, so lecture number 6 for the magnetic effects of current। और जैसा प्रॉमिस ऑन किया था कि इस सेशन में हम न्यू फॉर्म ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। बायट-सावर्ट्स लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस, एडवांस एप्लीकेशंस भी हमने चेक ऑन कर लिए एंड नाउ इज द टाइम टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट लेवल ऑफ द लॉ। और ये बायट-सावर्ट्स लॉ के साथ में काम करता है, मतलब थोड़ा इजी ऑन बिहेवियर दे देता है किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, सभी में नहीं, किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में आसानी दे देता है। और जैसा हमने पहले भी जिक्र करा था, ये काम एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ का था कि जो किसी किसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंगली इजी तरीके से रिजल्ट को निकाल देता था बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ द सिमेट्री। एंड द सेम आइडिया इज गोइंग टू बी देयर इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। डिफरेंस ये है कि वहां पे सरफेस इंटीग्रेशन होता था और यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन होगा, बट दोनों में कॉमन क्या है कि हम वहां भी इंटीग्रेशन से नहीं घबरा रहे थे, क्योंकि बाद में पता चल गया कि सिमेट्री की वजह से एक्चुअली में इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाती और मतलब हम इंटीग्रेशन से उल्टा बच जाते हैं। एंड द सेम इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इन द एम्पियर सर्किटल लॉ, वेयर वी आर गोइंग टू सी दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ इज गोइंग टू बी समवॉट ऑन द इंटीग्रेशन लाइंस, लेकिन जब हम उसको यूज करेंगे तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से, सिमेट्रिसिटीज की वजह से हमें समझ में आएगा कि जो लॉ है वो बहुत सिंपलिस्टिक हो जाएगा। सो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं। तो लर्निंग टारगेट्स काफी सारे लिखे हुए हैं, मतलब पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ को समझे, फिर जहां तक पहुंच पाए मतलब उसकी एप्लीकेशंस। तो थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन द नियर बाय रीजन निकालना, ये एक एप्लीकेशन है, एक मोटिव है इसको पढ़ने का। सेकेंड मोटिव है कि आपके पास में एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जो कि अंदर से हॉलो है, तो आप उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड पे, आउटसाइड पे, सरफेस पे, वो इवैल्यूएट करना मोटिव है। और एक स्टैंडर्ड वायर कैरिंग करंट सॉलिड होती है, कॉपर की बनी होती है, पूरी सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर होती है, उसके इनसाइड में, सरफेस पे, आउटसाइड पे कहाँ पे किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड है, लीनियर है, इनवर्स है, कैसे है, वो सारी बातें स्टडी ऑन करनी है। तो ये हमारा टारगेट्स है, देखते हैं कितने टारगेट्स पूरे हो पाते हैं। So let's begin first of all with the statement, mandatory statement, and the statement is the term जो कि शायद लिखी नहीं है, that's a circulation। क्या बोल रहा हूँ मैं? The circulation. So I'm introducing the language as circulation। देखो जब हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया वेक्टर के साथ में, उस आइडिया को फ्लक्स बोलते हैं, मतलब E डॉट ds इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, I dot ds ग्रेविटेशन फ्लक्स, फ्यूचर में B dot ds will be मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस इंटीग्रेशन। उसकी लैंग्वेज क्या होती है? फ्लक्स। एंड इफ यू आर परफॉर्मिंग अ लाइन इंटीग्रेशन, तो उसकी जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है दैट इज नोन एज सर्कुलेशन। तो अभी किसका सर्कुलेशन है? ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे ये तो बिल्कुल सही बैठा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द क्लोज लूप्स एंड देयरफॉर वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। So the circulation is equal to integral of B dot dl। क्या है? B dot dl। It's a line integration, not a surface integration. It's a line integration. And this is equivalent to, what is this? This is equivalent to mu naught times the I। और I क्या है? I enclosed। अरे वहां पे चार्ज enclosed होता था within the Gaussian surface। अच्छा, तो तभी तो dot ds होता था। तो यहाँ पे करंट एनक्लोज्ड है विद इन अ लूप। क्या बोलेंगे? विद इन अ लूप। और इस लूप को नाम दिया जाता है, दैट्स नोन एज एन एम्पीरियन लूप। सो गॉसियन सरफेस और यहाँ पे क्या है? एम्पीरियन लूप, जैसे यहाँ दिख रहा है। और ये एक तरीके का क्या बन गया? लूप बन गया, सर्कुलर लूप है। और इस सर्कुलर लूप के अंदर कुछ करंट है एंड दैट्स द अमाउंट ऑफ द करंट एनक्लोज्ड विद इन दैट पर्टिकुलर लूप। And so this line integration, which is known as a circulation, is equal to mu naught times that amount of current introduced in that loop। अब इस लॉ का फायदा क्या है? बहुत इजी है कि ये दो चीजों को रिलेट कर रहा है। किन दो चीजों को? कॉज को, इफेक्ट को। तो करंट इज द कॉज एंड B इज द इफेक्ट। इट रिलेट्स बोथ ऑफ देम। वाइस वर्सा, मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर पता है तो किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट होगा शायद हमें वो पता चल जाए। और अगर हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो उसकी वजह से आसपास के रीजन में, नियर बाय विसिनिटी में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगी,
वो हमें पता चल जाएगा। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। ये उसका बेसिक आइडिया है। इट बेसिकली कैलकुलेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे गॉस लॉ में बोलते थे, it calculates the electric field because of the given charge distribution. So this law calculates a magnetic field because of a given current distribution. That's the intro for the Ampere circuital law. अब हमें सीखना है किस तरीके से इसको यूज करा जाता है। बार बार जब मैंने गॉस लॉ शब्द यूज करा इसके साथ में, that was to imbibe inside you that there is gonna be a lot of symmetry in the questions, मतलब यूनिफॉर्मिटी इन द क्वेश्चंस, और उसी पे हमारी नजर जानी चाहिए। तो जिस तरीके की बातें हम पहले करते थे गॉस लॉ में चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, शायद उसी तरीके की बातें अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो मतलब वो आइडिया आपको आता है अच्छे से, तो फिर ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनक्लोज किसकी, करंट की। वहां किसकी बात करते थे, एनक्लोज चार्ज। तो आपने लूप बनाया, अब सवाल आता है लूप कहां से बनाया। तो हमारे पास है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, देख रहे हो आप कितने सारे करंट है ना, देयर आर सो मेनी करंट कैरिंग वायर्स ओवर देयर, सो मेनी करंट कैरिंग वायर्स, और आपको एक पॉइंट दिया गया है। सो दिस इज दैट स्टैंडर्ड पॉइंट, लेट्स से P, और आपको बोला गया उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इवैल्यूएट करो। तो आपने क्या करा, उस पॉइंट के थ्रू, दोबारा से बोल रहा हूं, उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने को बोला गया है। तो आपने उस पॉइंट के थ्रू लूप को स्केच करा, राइट। आप उसके बाद आप देख लो कि भाई उसके लिए कितना करंट इनक्लोज हुआ। या आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि आपकी एक वायर ऐसे है, ये दूसरी वायर है, ये आपकी तीसरी वायर है, एंड व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे को ये पॉइंट दिया हुआ था। तो आपने क्या करा, आपने ये लूप बना लिया यहाँ, दिस इज अ लूप, और इसके अंदर ये देख लिया एक और वायर हो सकती थी, एक और वायर हो सकती थी कहीं यहाँ पे, एक और वायर हो सकती थी कहीं यहाँ पे, पर वो उस लूप के अंदर आई नहीं, तो आप उसको यूज ही नहीं करोगे। अब इसमें जब करंट एनक्लोज आप लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, सर ये I1 करंट है और ये I2 करंट है, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये आपका I1 प्लस I2 हो गया, सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट है। ये I3 लिख लेता हूं तो सर वो माइनस I3 हो गया, है ना, कितना हो गया माइनस I3, इसको I2 और इसको I3 लिख लेता हूं, तो ये हो गया आपका I1 प्लस I3 एंड माइनस ऑफ I2, क्यों सर ऑपोजिट डायरेक्शन। अब उसी चीज को टॉप व्यू से देख लो, कहां से, टॉप व्यू से। सो टॉप व्यू से देखें तो कैसे दिखेगा, डॉट एंड क्रॉस। तो ये कैसे दिख रहा है डॉट, ये कैसे दिख रहा है डॉट, और ये कैसे दिखेगा क्रॉस। सो दैट्स एग्जैक्टली द सेम ओवर देयर कि I1 और I3 सेम डायरेक्शन में और I2 क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आपको देखना क्या है, करंट एनक्लोज देख लिया आपने। अब आता है क्वेश्चन, एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स एंड से टू मी दैट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, दोबारा से, the magnetic field at a point P is due to only enclosed current. मैंने बोला झूठ। So the magnetic field induction at the point P is due to only enclosed current. तो मैंने कहा बिल्कुल झूठ, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। मेरे से पूछा गया क्यों गलत है, मैंने कहा क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सही है। भाई ये तो इमेजिनरी है, ये तो भाई हमने बनाया, फिक्शनल है, ऐसा है थोड़ी लूप वहां पे, ये तो फिक्शनल लूप है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी चीजों से जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी हिलेंगे। पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लूप को उड़ा दो, इस पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालोगे, सो सुपरपोजिशन से। तो किस किस की देखोगे, तो सभी की देखेंगे, जितने भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन नियर बाय होंगे सभी की वजह से फील्ड आएगी। तो आंसर मिल गया आपको, दैट मैग्नेटिक फील्ड at the point P is due to all the nearby currents, जितने भी आसपास में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है सभी के वजह से आएगा। इसका मतलब एनक्लोज्ड वाले भी और नॉन एनक्लोज्ड वाले भी, तो सारे के सारे यूज होंगे। मतलब एनक्लोज में आपका I1 I2 I3 है और नॉन एनक्लोज में I4 I5 है, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन इनकी वजह से सर्कुलेशन आएगा। क्या आएगा, सर्कुलेशन, इनकी वजह से सर्कुलेशन नहीं आएगा। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या, बी डॉट डी, राइट। तो इसका मतलब जब हम बी डॉट डी लिख रहे हैं
इसको क्या बोल रहे हैं, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन जो है वो किसकी वजह से, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनक्लोज। तो क्लियर हो गया। जैसे गॉस लॉ में था, जैसे गॉस लॉ में होता था कि भाई क्या है कि जो एनक्लोज चार्ज है उसकी वजह से फ्लक्स है, लेकिन जितने भी चार्ज हैं सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। सेम आइडिया कि किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो सभी करंट्स की वजह से आएगा, चाहे वो अंदर है लूप के चाहे वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सर्कुलेशन की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ किसकी वजह से आना है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनक्लोज्ड करंट्स ओवर। सो एक तरीके का एक असर्शन प्रॉब्लम हो गई है, डिस्कस आउट हो गई है कि हम गलती यहां से अपनी बचा गए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है तो आंसर क्या है, और अगर आपका सर्कुलेशन का क्वेश्चन है तो आंसर क्या है। So you can take the screenshot of this and then we shall move forward. ये जो लूप है ये कैसा बनना चाहिए वो भी हमें मतलब देखना पड़ेगा ना। तो याद आया कि जब हम गॉसियन सरफेस की बात करते थे तो बनाते थे तो सुंदर, मतलब या तो स्फेरिकल या तो सिलेंड्रिकल ऐसे लूप बनाते थे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल पढ़ लेते थे कि भाई ऐसा है कि आप बनाओ तो ऐसा, लेकिन बन कैसा भी सकता है, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। और वो हम समझा देते थे नंबर ऑफ लाइंस के थ्रू that the Gaussian surface can be any arbitrary shaped surface. It does not affect the calculations. Of course, the calculations may become tough if it is non-symmetrical. और अगर वो symmetrical surface होता था तो फिर calculation simplistic हो जाते। पर मूल मंत्र कि भाई शेप कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको इजीनेस चाहिए तो फिर आप सिमेट्रिकल सरफेस को, यूनिफॉर्म सरफेस को सिलेक्ट करें। सेम बातें आपकी एम्पियर सर्किट लॉ में वैलिड हो जाती है, दैट इज लूप कैन बी एनी आर्बिट्रेरी शेप्ड लूप, उसे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर दैट इफ यू सिलेक्ट व्हाट अ यूनिफॉर्म एंड अ सिमेट्रिक लूप, तो उसको समझते हैं किसको हम किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स चेक दिस आउट फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सो दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ओवर देयर, और इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे आसपास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले से पता है, मतलब मैं निकाल नहीं रहा हूं, मुझे पहले से पता है। किसने बताया, बायट-सैवर्ट्स लॉ। सो इट्स अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, और इसके नियर बाय पॉइंट पे, जो कौन सा पॉइंट है P, वहां पे मुझे बायट-सैवर्ट्स लॉ ने पहले से रिजल्ट बताया हुआ है, एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू ट्वाइस ऑफ I अपॉन R, where R is the distance, which distance, the perpendicular distance। ये मुझे बायट-सैवर्ट्स लॉ से पता है, मैं लिख भी देता हूं, this is by the बायट-सैवर्ट्स लॉ, राइट। चलो अब क्या करना है, मुझे एम्पियर लॉ बनाना है, मुझे एम्पिरियन लूप बनाना है। तो कैसे बनाऊं, तो मैं कैसा भी बना सकता हूं, मैं आर्बिट्रेरी भी बना सकता हूं, पर क्यों बनाऊं जब मेरे पास चॉइस है कि मैं सर्कुलर बना दूं। अब उसका रीजन क्या है, मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सर्कुलर शेप की होती हैं, तो मैंने उस तरीके का बना दिया वहां पे, राइट। तो मैंने इस तरीके का एम्पीरियन लूप बना लिया, नाम दे देता हूं, दैट्स एन एम्पीरियन लूप। अब इसमें मैंने करंट एनक्लोज है वो I के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन क्या है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल B डॉट dl। तो पहले तो मुझे ना वेक्टर से छुटकारा चाहिए, उसके लिए मुझे B और dl के बीच का एंगल देखना पड़ेगा। तो अब B देखता हूं पहले, तो राइट हैंड कर्ल रूल आ जाएगा, है ना। तो थंब इधर अलाइन करी, फिंगर्स को कर्ल करा, तो मुझे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चली। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सेंस हो गया, दैट्स द सेंस, एंटी क्लॉकवाइज। अब dl, अब मैं dl स्मार्टली अपने आप कंसीडर कर रहा हूं, मतलब dl इज अ पार्ट ऑफ दिस लूप, तो मैं उस dl के थ्रू लूप में मूव कर रहा हूं। तो मैं कैसे मूव करूं, तो मैंने कहा उसी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही डायरेक्शन में मैंने dl कंसीडर कर लिया, दैट्स अ dl। तो हुआ क्या कि जो dl है और जो b है उसके बीच का एंगल कहीं भी चेक करेंगे, क्योंकि मैं लूप में कैसे मूव कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब B और dl के बीच में हर
पॉइंट ऑफ लूप पे एंगल 0 आ जाएगा, और ऐसा करने से मेरे को यहां से वेक्टर से छुटकारा मिल जाएगा। Various result of the circulation becomes v dl cos 0. That means that is simply now integral v dl. That's all. दूसरी बात, सिमेट्रिक लूप लेने का फायदा। सिमेट्रिक लूप लेने का फायदा क्या है कि इस लूप के हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स सिलेक्ट द पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सबका डिस्टेंस यहां से सेम है सभी का। इसका मतलब फॉर्मूले के हिसाब से जो r है वो तो सेम है, और अगर r सब जगह सेम है तो b सब जगह सेम है। इसका मतलब इस लूप के ऊपर यूनिफॉर्मिटी की वजह से, वहीं अगर आप लूप ऐसा बनाते तो हर जगह r डिफरेंट आता, और अगर r डिफरेंट आता तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिफरेंट आती, तो आपको थोड़ी समस्या फेस करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस पर, रिडक्शंस में, पर अभी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि r सेम है तो सब जगह b सेम है, सो द b कैन जंप आउट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फायदा आपको दिख गया कि आप सिमेट्रिक एम्पीरियल लूप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन ईज आउट हो गई। और इंटीग्रल डीएल मतलब डीएल किसका हिस्सा है, इस लूप का, तो उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, सर्कमफरेंस। क्या मिलेगा, सर्कमफरेंस। सो व्हाट इज आर ओवर देयर, व्हाट इज दिस स्मॉल आर, दैट इज अ रेडियस ऑफ एम्पीरियल लूप जो हमने सिलेक्ट करा। चलो तो इंटीग्रेट कर लेते हैं डीएल को, सो दैट इज 2 पाई, right, that's 2 pi। अब b की वैल्यू डाल, कहां से, Bayes-Savart law। so place out a value for the b, and the b is from there as mu naught upon 4 pi into twice of I upon r, ये b की वैल्यू आ गई, into 2 pi small r, 2 into 2 pi 4 pi, and r cancel, and you are getting what we actually stated in the statement। ये जो सर्कुलेशन है वो किसके बराबर आनी चाहिए थी, mu naught times of what, करंट एनक्लोज, बिल्कुल है ना, ये I है तो इस लूप का इनक्लोज करंट है, so you can write this as mu naught into I enclose, and this is how we have proven to ourselves the ampere law। अच्छा, साथ में एक और बात समझा कि एक्चुअली में Bayes-Savart लॉ को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि आपने इसको प्रूफ किसके थ्रू करा, Bayes-Savart लॉ के, तो जब अगर कभी Bayes-Savart लॉ प्रूफ करने की बारी आएगी तो रिवर्स करना, आपका Bayes-Savart लॉ प्रूफ हो जाएगा। सो दे कॉम्प्लीमेंट, दोनों का मकसद तो सेम ही है, उसका भी मकसद सेम है कि वो क्या करता है, वो करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करता है, फिर से एलिमेंट को आप इंटीग्रेट करके बड़ा बड़ा बना के स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर लूप, कॉम्बिनेशंस बना बना के, कॉइल बना बना के उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन के तरीके से फाइंड आउट करता है। और ये क्या करता है, उनमें से कुछ केसेस में सिंपलिसिटी क्रिएट कर देता है बस, बाकी दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्रूफ भी हो। अब इसको देखो, इस वाले आइडिया को, अब इसमें क्या हो रहा है कि हर जगह पे आर डिफरेंट, यहाँ पे आर डिफरेंट, यहाँ पे आर डिफरेंट, तो यहाँ पे जो R1 है, जहां पे डिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पे फील्ड भी डिफरेंट हो, यहाँ पे फील्ड V1 हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस अगर R2 है तो फील्ड भी डिफरेंट हो जाएगी V2, और यहाँ पे डिस्टेंस अगर R3 ले रहे हैं तो फील्ड भी डिफरेंट हो जाएगी V3। इसका मतलब जब आप सर्कुलेशन निकाल रहे हैं काफी सारे हिस्से हो जाएंगे, तो हिस्से कैसे चलेंगे, तो हिस्से ऐसे चलेंगे कि यहाँ पे आप लिखोगे B1 into DL1, ठीक है ना, मतलब BDL के हम हिस्से कर रहे हैं, तो फिर सेकंड जगह पे B2 DL2, तभी तो छोटे छोटे पार्ट्स ऐड होंगे ना, इंटीग्रेशन का मतलब तो सेम ही है ना, पर यहाँ पे B यूनिफॉर्म था तो भाई इजीली हो गया, पर यहाँ पे आपको छोटे छोटे हिस्से देखने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह B वेरिएबल, और ऐसा आपको करते जाना पड़ेगा, प्लस B3 DL3 एंड सो ऑन, बड़े सारे पार्ट्स, ये सारा ऐड अप करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट सर्कुलेशन मिलेगा। अब चलो क्या करें, अब ना B1 की वैल्यू लिखते हैं, इससे लिख लेते हैं, so let's write in the value for the B1 over there, so B1 becomes mu naught upon 4 pi into twice of I upon R1, डिस्टेंस डिफरेंट है। अब लिखते हैं DL1, अब DL1 कैसे लिखोगे, DL कैसे लिखोगे, so DL कैसे आएगा, R into एंगल एट अ सेंटर, तो यहाँ पे एंगल डिफरेंट आएगा, फिर d थीटा, तो डिफरेंट एंगल होगा ना यहाँ पे, है ना, तो ये आपका d थीटा 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो DL है उसके अकॉर्डिंगली ये जो एंगल आएगा वो डिफरेंट आएगा, वो d थीटा 1 होगा, क्योंकि ये लेंथ आपकी जो है, अगर ये DL3 है तो ये वाली लेंथ आपकी DL1 है, सिंपल हो गया, मतलब DL को तो R into d थीटा लिखना है,
और dl1 कितना हो जाएगा r1 d थीटा 1, तो dl1 की जगह लिख लोगे r1 into d थीटा 1। अब आ जाता है नेक्स्ट वाली टर्म, सो b2 पे, तो b2 कैसे लिखें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ i अपॉन r2, डिस्टेंस डिफरेंट है तो यहाँ पे जो एंगल आएगा सेंटर पे वो भी डिफरेंट आने वाला है d थीटा 2, ये लेंथ क्योंकि डिफरेंट आने वाली है dl2, सो dl2 कैसे आएगा r2 इंटू d थीटा 2। तो हमें कुछ बातें समझ में आने लगी, मतलब एक बार और लिख के देख लिया, कंफर्मेशन मिल गई कि आपका b चेंज हुआ क्योंकि r की वजह से, और dl3 हो गया आपका r3 इंटू d थीटा 3, और ऐसा करते चले जाओ, लेकिन क्या समझ में आया कि कुछ तो कैंसिल हो गया, क्या r1 r1 r2 r2, मतलब कर्वेचर इफेक्ट कैंसिल हो गया। मेहनत करनी पड़ी, बारीकी से देखना पड़ा, समय लग रहा है उसमें। अब कॉमन ले लेते हैं, सो दैट्स म्यू नॉट अपॉन ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू i कॉमन, d थीटा 1 प्लस d थीटा 2 प्लस d थीटा 3 एंड सो ऑन, मतलब सेंटर में सारे एंगल जोड़ लो, क्योंकि ये तो पूरे सर्कुलेशन के लिए देखना, तो अगर आप सेंटर में पूरा एंगल देखोगे तो वो तो 2 पाई ही आएगा ना, कंप्लीट एंगल है, सेंटर प्लेन एंगल है भाई, गॉस लॉ की तरह सॉलिड एंगल नहीं है, वहां पे टोटल एंगल 4 पाई आता था क्योंकि वो सॉलिड एंगल था, ये आपका प्लेन एंगल है 2D फिगर है, तो कितना है सेंटर पे टोटल एंगल 2 पाई, तो ये सारा जोड़ के क्या मिलने वाला है 2 पाई, एंड सो द रिजल्ट बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू i एंड इंटू 2 पाई, जो कि सारे एंगल को जोड़ के आ रहा है, सो 2 पाई कैंसल्ड है, एंड एज अ प्रॉमिस रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। So uniform loop or non-uniform loop, that does not affect the final result, but it definitely affects the mode of calculation. तो इसमें बहुत easiness फील हुई, इसमें थोड़ी दिक्कत लगी, रीजन क्योंकि आपको एलिमेंटल पार्ट्स को चेक ऑन करना पड़ा, इसमें एलिमेंटल पार्ट्स को एक ही बार चेक करा और एक यूनिफॉर्मिटी मिल गई, और वहीं से रिजल्ट आपका इजी ऑन हो गया। यही एग्जैक्ट बातें हम गॉसियन सरफेस में करते थे। सो बात क्रिस्टल क्लियर है कि आप क्या करेंगे, सिमेट्रिकल लूप्स को कंसीडर करेंगे। फायदा क्या होता है, ये जो एंगल है ना यहाँ पे, वो या तो 0 आ जाता है या तो 90 आ जाता है। अगर वो 90 आ जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया तो ये ईज आउट कैलकुलेशन हो जाएगी, और अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर मुश्किल में आ जाते हैं। तो दैट्स द रीजन कि आप लूप कैसा सेलेक्ट करें, दैट आइदर द लाइंस आर टेंजेंशियल टू द लूप or perpendicular to the loop. दोबारा बोलूं, select the loop in a mannerism that the magnetic field lines are either tangential or perpendicular to the loop. So that's a trick behind selecting the loop. Otherwise, theoretically, you can have any arbitrary shaped loop. You can please take the screenshot of the whole idea. जो बातें बोली है ध्यान रखें। तो जैसे हम गॉसियन बिहेवियर करते हैं तो सिलेंडर और स्फीयर से कहानी बन जाती है। यहाँ पे आप देखोगे जो भी डेरिवेशंस है वो आपकी सर्कुलर लूप से और रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप से कहानी बन जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो आपको यही देखने पड़ेंगे। मतलब वहां पे सिलेंडर और स्फीयर देखते हैं, यहाँ पे आप सर्कुलर और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप को चेक ऑन करेंगे, तो मुश्किल नहीं आने वाली है। बढ़ते हैं आगे, लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट आइडिया। मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा एम्पियर लॉ हमने समझ लिया। सो ये आपकी एक्सप्रेशन गिवन है एंड इट सेज एम्पियर सर्किट लॉ किससे गिवन है। अब देखो ऑप्शन में एक नई चीज आ गई। अब नई चीज क्या है, दैट इज एच ओवर देयर। क्या है, एच। अब ये जो एच एज अ टर्म है, दिस इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस, देयर इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका रोल एक्चुअली में तो अगले चैप्टर में आता है, जब आप क्या करोगे, किसी बार मैग्नेट को मैग्नेट बनाओगे, मतलब बार शेप्ड मटेरियल को मैग्नेट बनाओगे, उसको परमानेंट या टेम्परेरी मैग्नेट बनाओगे, तब इस पर्टिकुलर फील्ड का यूज आता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम उसको यहां पे एडजस्ट करने वाले। कैसे करने वाले मैं समझा रहा हूं। जो H है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो किसी भी मटेरियल में बाहर से लगती है, और उस मटेरियल की जो परमेबिलिटी होती है बहुत आसानी से बता। कोई भी मटेरियल लिया आपने, मतलब मान लो आयरन ले लिया आपने, ठीक है। अब आयरन में आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें। अब आयरन की जो अपनी परमेबिलिटी होगी उसके अनुसार
वो अलाउ करेगा कि उसके अंदर किस एक्सटेंट तक लाइंस जाएंगी और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइजेशन होगी, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो एक मैग्नेट बन जाएगा और उसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसका मतलब H वो है जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जनरेट करेगा, इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर को इंड्यूस करेगा। मतलब आयरन से मैग्नेट बनेगा पर वो रॉ फॉर्म में आयरन है, उसको किसी ने मैग्नेट बनाया, उस प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं और उसके लिए आपको फील्ड लगानी पड़ती है, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो उसका नतीजा क्या है कि वो मैग्नेट बन गया और उसके अंदर एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, जिसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने की वजह से अंदर जो मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हुआ उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको क्या बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। और ये सारा खेल किसका है, उस मटेरियल की परमेबिलिटी का। एंड हेंस द H एंड B को क्या बोला मैंने, एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और B को क्या बोल रहे हैं, दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो एक तरीके का कॉज है जिसकी वजह से मैग्नेट बनेगा और ये उसका इफेक्ट है कि फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आएगा, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू द टर्म म्यू, मतलब परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब अगर यही चीज आप वैक्यूम में लिखते हो, so that is V naught as equal to mu naught into H, that is the permeability of the vacuum, that's a magnetic field induction in the vacuum। और यही फील्ड अगर आप किसी और मटेरियल पे लगाएंगे तो उसकी परमेबिलिटी के हिसाब से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। तो एक मोटा यहाँ पर एक फॉर्मूला आपके लिए क्रिएट हो गया, एंड दैट फॉर्मूला स्टैंड्स एज B equal to mu naught into H। आपका फॉर्मूला तैयार है। अब क्या करूंगा, अब ऐसा करते हैं कि भाई ना फॉर्म लिखते हैं सर्कुलेशन का, दैट इज V dot dl is equal to mu naught into I enclosed, ये फॉर्म है। अब क्वेश्चन क्या चतुराई कर लेता है यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट हमने इसको एयर में लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये आपका B naught अंडरस्टूड है, क्योंकि mu naught है B naught बाय डिफॉल्ट है, वो लिखते ही नहीं क्वेश्चन पर बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब B naught को यहां से लिख सकते हो mu naught into H, तो ये आपका हो गया mu naught H dot dl is equal to mu naught into I enclosed, and so mu naught gets cancelled, and hence integral H dot dl that's simply equal to I enclosed। of course इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन डायरेक्टली हमारी सिलेक्टेड है कि आंसर ये है, बट यू माइट बी कंफ्यूज कि सर ये H का मतलब क्या है, तो समझा, मतलब अगर ये ऑप्शन होती तो फिर वो भी करेक्ट होती। So that's also the form of the Ampere law, but in the which form? The magnetizing field form. So that's a magnetizing field form of the Ampere law. अब इसमें B की यूनिट्स तो अपने को पता है ना कि B को टेस्ला में या वेबर पर मीटर स्क्वायर में लिख लेते हैं, H की यूनिट्स यहां से आपको मिल सकती है, that is ampere per meter। So the H units over here is ampere per meter। So कभी किसी क्वेश्चन में अगर यूनिट एम्पियर पर मीटर गिवन है तो ध्यान रखना कि वो B नहीं गिवन है, वो आपको H गिवन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट कर देता है और हम उसको रीड नहीं कर पाते और हम गलती से उसको B मान लेते हैं। तो दोनों में फर्क परमिबिलिटी का, तो हम उस फैक्टर को गायब कर देंगे, तुम्हारा न्यूमेरिकली आंसर इनकरेक्ट आएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। अब यूनिट से पहचान पाएंगे कि जो B की यूनिट है वो आपकी टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, और आपकी जो H का नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और उसकी जो यूनिट है वो कैसे आप पहचान पाएंगे, एम्पियर पर मीटर। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। J का मतलब वही रहे, J का मतलब क्या है, दैट्स अ करंट डेंसिटी, राइट, करंट डेंसिटी। तो वो भी यूज होने वाली होती है एम्पियर लॉ में, तो फिलहाल तो वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ये होती या ये। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, स्क्रीनशॉट ले लो आप। राइट, मूविंग ऑन। तो ये एप्लीकेशंस है होलसम, मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं एम्पियर लॉ के वो ये स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसके ऊपर पूरा एम्पियर लॉ बेस्ड अपॉन है, दैट इज ऑफ इनफाइनाइट शीट कैरिंग करंट, a solid current carrying wire, a hollow current carrying conductor, a linear solenoid, and a toroidal solenoid. Repeating again, these are the standard applications: infinite sheet carrying current, solid current carrying wire, hollow current carrying conductor,
a linear solenoid and a toroidal solenoid. So these are the applications. एक एक करके इन सारी applications को हमें overcome करना है, and after that Ampere law is going to be over. Don't forget it's a complementary law. मतलब basically जो difficult cases हैं सारे के सारे वो हम already happen कर सकें, हम कर चुके हैं. That is via the Biot-Savart law. So इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, really good questions are there, but most of the difficult lot has been completed in the Biot-Savart law. So let's begin the first application, and this is like two नहीं अभी तो फिलहाल एक है. करंट कैरिंग शीट. करंट कैरिंग शीट है मतलब पूरी एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है पूरे में. जैसे हम बोलते हैं वायर है, तो उस पूरे वायर के क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. तो वैसे ही यहाँ पर मतलब अगर आपकी वायर होती है ना इस तरीके से, या आपकी सिलेंड्रिकल वायर, तो आप यूजुअली क्या करते हो, आप वायर को कैसे बनाते हो? आप वायर को बनाओगे कि सर ये रही वायर और ये रहा करंट, ऐसे बना देते हैं. पर वायर का अपना डायमीटर होता है, थिकनेस होती है. तो वही जो करंट है वो एक्चुअली उसके पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ऐसे है ना. डिफाइन भी करंट वैसे करते हैं, दैट्स द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन. इसी तरीके से ये पूरा करंट का फ्लो अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन होता है. सेम यहाँ ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, काट के ना क्रॉस सेक्शन है, तो यह पूरे में करंट, ये सारा कैसे डॉट करंट, यहां से देखिएगा कैसे डॉट हमारी तरफ आता है वो करंट, दैट्स अ डॉट करंट ओवर देयर टू एन ऑब्जर्वर ओवर हियर. यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस. ठीक है, करेक्ट है, राइट. सो ये पूरे क्रॉस सेक्शन का, तो अभी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं है, बस ये फर्क, क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर बन गया, ये फर्क आ रहा है. सिलेंड्रिकल वायर के अंदर वो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आ रहा है, और ये जो शीट ऑफ करंट है उसमें ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आ रहा है. अब आपको ऐसी शीट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नियर बाय पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, एंड वाया द एम्पियर सर्किट लॉ. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस रिलेशन बाय सिलेक्टिंग द लूप. अब इसमें जो लूप है वो कैसा ले, तो सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा. तो उसको हम समझ लें, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. तो मूव ऑन करते हैं. इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, पर डेरिवेशन तो अगले पेज पर है. सो लेट्स स्टार्ट डिराइविंग द आइडिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग शीट. तो डायरेक्शन को समझना पड़ेगा पहले. तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात को समझ लेते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डायरेक्शन पार्ट. ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, बट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन इट इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल. कैसे? मान लो कि ये आपके डॉट करेंट्स है, ये सारे डॉट करेंट्स है, और ये वो शीट का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन. और मान लो कि एक सिंगल डॉट करंट होता, तो इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनानी होती, तो मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना. और क्योंकि ये डॉट है तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा. तो अगर इस जगह देखूंगा तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगी, और अगर इधर देखूंगा तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगी. ये आइडिया हो. तो मैंने यहां पर भी वही किया. तो अब ये वाला जो डॉट है मान लो, तो इसकी वजह से यहां पे मैंने ये सर्कल बना दिया, ये इस डॉट की वजह से बन गया. ठीक है, ये वाला जो डॉट है इसकी वजह से. अब ये वाला जो डॉट है उसकी वजह से भी बने, तो इसकी वजह से भी बना है, तो ये सर्कल है ऐसा. करेक्ट है, राइट. अब देखो, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब क्या होने वाला है कि जो ये पॉइंट है यहां पे इस डॉट के लिए, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. तो इसके लिए ये वाला जो पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के परपेंडिकुलर. ठीक है, इस वाले के लिए. ठीक है, और अगर मैं दूसरा पॉइंट लूं यहां पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी इसके परपेंडिकुलर. मतलब ये वाला जो डॉट है इसके लिए ये पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर है ऐसे. करेक्ट है. तो इस वाले डॉट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, और इस वाले डॉट करंट की वजह से इधर है. अब इस पॉइंट पे, ये जो मेरा पॉइंट है P, इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से सुपरपोजिशन लगा लेते. तो अगर मैंने दोनों की वजह से सुपरपोजिशन लगा लिया, तो वहां पे अगर आप चेक करो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इन दोनों के रिजल्टेंट पे इधर आ रही है इस डायरेक्शन में. इसका मतलब फ्लैट हो.
कैसी हो गई है, फ्लैट हो गई। अगर इस एक की वजह से देखते तो इधर फील्ड आती, इसकी वजह से देखते तो इधर आती, दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से इधर हो। वैसे ही अगर आप इन दोनों का सुपरपोजिशन लोगे, क्या करें, इन दोनों का सुपरपोजिशन लोगे और इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको एक बार फिर से यहां पे फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए। तो इसका मतलब अब मैं इस आइडिया को कैसे प्लॉटिंग कर सकता हूं कि भाई मेरे पास जो ये डॉट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, दीज आर द डॉट करंट डिस्ट्रीब्यूशंस, और इसकी वजह से मैं यहां पे पॉइंट लूं और यहां पॉइंट लूं, तो वो तो वैसे भी क्लियर था मुझे कि लेफ्ट और ये राइट ऐसे आनी चाहिए थी, पर अब मुझे पता है कि बाकी पॉइंट पे कर्व नहीं करेगी because of that infinite sheet distribution, which means at the upper points I will have the field lines like this in the same direction and of the same magnitude also, और यहां पर भी it is going to be in the same direction, of course the direction opposite. So that is how the distribution of the current is there, और उसकी वजह से जो magnetic field के direction है because of the infinite sheet carrying current. And if it is a reverse means suppose it is having a cross section, मतलब जो करंट है it is moving inside the plane, तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अच्छा सर हम याद कैसे रखेंगे, हमें कैसे याद रहेगा, वो सिंपल है। अब क्रॉस है, क्रॉस तो फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज आना चाहिए क्रॉस की वजह से, तो ऊपर किधर आ रहा है, इधर, और नीचे किधर आ रहा है, लेफ्ट को, तो आपको डायरेक्शन बड़े आराम से पता चल जाएगा। और वो बाकी आपका कॉन्टिन्यू डायरेक्शन है at the various points which is below and above this one, तो कर्व नहीं करेंगी, ये सुपरपोजिशन से समझ में आ गया, और ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अबव एंड बिलो द शीट आपको समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, बाकी डेरिवेशन सिंपल है, सिर्फ डायरेक्शन पार्ट को समझना इंपॉर्टेंट था कि बनाने का फायदा है। मतलब आपने शीट बनाई थी, तो शीट इसलिए बनाई है ताकि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करें। दोबारा बोले, शीट को बनाने का मकसद है कि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर पाओ, जो कि एक सिंगल करंट कैरिंग वायर नहीं कर पाओ। याद होगा कि हमने बार बार बोला था that B is proportional to 1/r because of a straight current carrying wire, करेक्ट है ना। और अगर हम बिकॉज ऑफ द सर्कुलर वायर भी देखते हैं तो भी r पे डिपेंडेंसी आती है। उसमें तो क्या हेल्महोल्ट्ज कॉइल में हमने क्या क्या किया था वो तो आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से यूनिफॉर्म फील्ड बनी थी। तो हमारे को क्या चाहिए, सिंपलिसिटी से यूनिफॉर्म फील्ड को बनाना है, उसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ती है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड पार्ट। डायरेक्शन तो समझ में आ गई कि यूनिफॉर्मिटी है, अब मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि कितना आएगा। आइडिया पहले से बता दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करना। सो लेट्स प्ले अ, मैं इसको हटा रहा हूं, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया। राइट ऑन, ओके। सो ये डायरेक्शंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए मैंने कि इसके राइट पे देख लो, सारे डायरेक्शंस इधर आएंगे ऐसे, तो सीधा दिखा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा ऐसे दिखा, ठीक है ना। तो ये मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया। अब इसकी वजह से आपको नियर बाय रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। चलो, तो इसकी वजह से सो द ऑप्शन एंड द रीजन लिख लेता हूं मैं इस आर्टिकल को करने का, रीजन मेंशन कर देता हूं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन या फिर ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। सो दैट इज टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमारी सोच यहां पर, और वो सोच हमने डायरेक्शन से तो कायम कर ली, और अब मुझे उसको मैग्नीट्यूड से भी समझाना है। सो समझाना शुरू करता है, तो क्या करने वाला हूं मैं, एक स्क्वायर लूप बनाने वाला हूं। स्क्वायर लूप क्यों, क्योंकि ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर नहीं रही, सिंगल करंट कैरिंग वायर थी तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी, तो मैं एम्पीरियन लूप सर्कुलर ले रहा था। अब जो फील्ड लाइंस दिख रही हैं वो आपकी सर्कुलर नहीं दिख रही है, स्ट्रेट हो गई। तो फिर मैंने क्या बोला था कि लूप का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए कि जो सर्कुलेशन में जो एंगल आता है या तो वो 0 है या तो वो 90 है, तो सर्कल से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपकी जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट हो गई।
तो आपके एंगल डिफरेंट आएंगे। सोच के देख लो कि मतलब मान लो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और आपने क्या करा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कल वर्कल बना ली, तो सर्कल बन गया ऐसे, तो फंस गए आप, फंस गए आप। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डीएल लोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे डीएल लोगे तो बी इधर है, ये एंगल 90 हो गया। और यहाँ पे जब डीएल आएगा तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि बी इधर है, तो एंगल फिर से डिफरेंट आ जाएगा, तो हम फंस जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। सो हेंस वी आर नॉट सेलेक्टिंग द सर्कुलर लूप ओवर इट। तो क्या सेलेक्ट करें, तो स्क्वायर लूप ले लेते हैं या फिर रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं, दोनों में से किसी से भी काम चला लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ले सकते हैं। सो बिगिन करते हैं, और मैंने ये लूप बना ली, तो आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, मैं बताता हूँ रेक्टेंगल लेके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, आप इस लेंथ को L लिख लो और इस वाली लेंथ को B लिख लो, रेक्टेंगल लूप मान लो, मैंने रेक्टेंगुलर लूप भी लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सर्कुलेशन लिखनी, तो लूप बना लिया मैंने A B C D ऐसे। तो अब मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मैं A से B, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और C से D मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैं इसी तरीके से लूप में मूव करूँ। So this is how I move. चलो, तो मैं लिखूं कैसे? So I'm going to write integral B dot dl. This is from A to B plus B dot dl. This is B to C. मतलब split कर दिया पाथ को. B dot dl C to D and finally loop का closure, क्योंकि भाई हमें तो पूरा close loop चाहिए ना. So that is from D to A. ये हो गया. इससे मुझे नेट सर्कुलेशन मिल जाएगी। तो हर एक पार्ट पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए से बी पे चेक करें, तो डीएल एसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हुई है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब बी और डीएल सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो एंगल 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो दिस रिजल्ट इज इंटीग्रल बी डीएल cos 0, ये हो गया। चलो अगले पे देखते हैं, कहां पे, बी से सी। तो बी से सी जब हम जा रहे हैं, तो जो डीएल है वो तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका मतलब वो तो डीएल के परपेंडिकुलर होगी, और अगर वो डीएल के परपेंडिकुलर होगी तो ये तो उड़ गया, दैट इज बी डीएल cos 90, ये पार्ट टू 0। मतलब पहले वाले से तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है सर्कुलेशन में, इस वाले से नहीं आ रहा। अब चलते हैं सी से डी की तरफ, तो वहां पे भी वही लगा कि भाई जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब डीएल भी इसी डायरेक्शन में और बी भी उसी डायरेक्शन में, थीटा एक बार फिर से 0 हो गया, मतलब ये और ये सेम बिहेवियर हो। सो दोबारा से बी डीएल cos 0 चल पड़ा, चलो ये भी सही है। अब फाइनली डी से ए फिर से परपेंडिकुलर बिहेवियर, क्योंकि डीएल तो इस डायरेक्शन में आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो एंगल फिर से 90 हो रहा है, मतलब फिर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलने वाला। सो दैट इज प्लस बी डीएल cos 90, तो ये भी 0 हो गया। तो कंट्रीब्यूशन मिलने वाले दो हिस्से हो गए हमारे, तो एक तो इस पार्ट से आ रहा और दूसरा इस पार्ट से आ रहा, सो दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल बी डीएल, ये हो गया, दोनों ऐड हो, बाकी तो दोनों कंपोनेंट 0 हो गए, मतलब दोनों पोर्शन 0 हो गए। अब भाई हमने पहले जिक्र कर लिया स्केच बना के कि यहाँ पे और यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड, अब अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड है तो बी बाहर आ, तो अगर बी बाहर आ जाएगा सो दैट ट्वाइस ऑफ बी इंटीग्रल डीएल, ये बन जाएगा, दैट इज द कंडीशन, ट्वाइस ऑफ बी इंटीग्रल डीएल। अब डीएल, डीएल मतलब किस लिमिट्स में, ए से बी ना या सी से डी, मतलब ये वाली लेंथ आ जाएगी पूरी, क्योंकि ये तो कंसीडर ही नहीं हुआ, तो सिर्फ इतना पार्ट, क्योंकि स्प्लिट करके करे ना इतने पार्ट को और इतने पार्ट को, उस पार्ट की लेंथ कितनी है, एल ली हुई है, तो हेंस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीएल। ये मेरी सर्कुलेशन की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सर्कुलेशन। अब लगाते हैं एम्पियर। अब एम्पियर लॉ कैसे होता, सो बाय द एम्पियर लॉ that net circulation, that is B dot dl, is equal to mu naught into I enclosed, ये आ रहा है,
ये आना चाहिए। अब भाई ये कैसे आएगा, हाउ डू वी गेट दैट पर्टिकुलर करंट एनक्लोज ओवर देयर? तो भाई ये करंट तो ये सारा है, ये सारा है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ के ऊपर। अच्छा मतलब ये अगर पूरी लेंथ ले लें, ये वाली, ये एल नॉट, ये पूरी की पूरी ले लें एल नॉट, है ना, तो इसमें ये पूरा करंट आएगा, ये सारा करंट आएगा इसके अंदर। तो भाई अभी जो लेंथ है वो तो कम आ रही है, तो करंट भी कम आएगा। मतलब ये आई नॉट है पूरा करंट, तो ये एल नॉट पूरी लेंथ। तो अगर ये एल लेंथ है तो भाई करंट यहाँ पे जितना इंक्लोज हो रहा है उसको आई ले लेता, है ना, मतलब पूरी लेंथ होती तो पूरा करंट आता आई नॉट। अब लेंथ कम ली है तो उतना ही करंट इंक्लोज हो रहा है ना, इतने पार्ट इंक्लोज हो पा रहे हैं, इतना सही पार्ट, तो वो हमारा करंट इंक्लोज आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू जितना करंट इंक्लोज हो रहा है उसको मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इनटू आई अपॉन एल, और ये एक टर्म बना, और इस टर्म को क्या बोले, वही तो यहाँ पे कांस्टेंट है भाई। देखो आई नॉट अपॉन एल नॉट यहां से या वहां से आई अपॉन एल, एक ही बात है ना। एल लेंथ में आई करंट, एल नॉट लेंथ में आई नॉट करंट, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। इस टर्म को हम के से डिनोट कर देते हैं, जो कि काफी बुक्स में जे से डिनोटेड होता है, जे से। अब जे से ना आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं भाई वो करंट डेंसिटी तो नहीं है, तो इस वजह से वो सिंबल मैंने यूज नहीं करा, जे सिंबल यूज नहीं करा। हालांकि किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो वो बताएगा कि जे का मतलब क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ, पर हम सिंबल में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि करंट डेंसिटी भी यूज होने वाली है किसी ना किसी एप्लीकेशन में। इस वजह से मैंने इसको के बोल दिया, और के है क्या, दैट्स अ करंट पर यूनिट लेंथ, दैट्स अ करंट पर यूनिट लेंथ, दैट्स इट। तो बस ये रिजल्ट बन गया हमारा, दैट्स इक्वल टू म्यू नॉट इनटू के बाय 2, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डिस्टेंस। मतलब इसमें कोई आर का फीचर नहीं है कि मतलब यहां से पॉइंट इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, वो फीचर नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज व्हाट एंड यूनिफॉर्म फील्ड एक्सप्रेशन। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाता है कि हमने जो फील्ड क्रिएट करी है दैट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म इन नेचर, और डायरेक्शन अगर कोई पूछता है तो वो बता सकते हैं अकॉर्डिंगली कि डॉट है या क्रॉस है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन किधर है। वो उसके अंदर आपका राइट हैंड कर्ल रूल आपके हेल्प करेगा। जैसे इसमें क्रॉस इधर है तो ऊपर फील्ड इधर जाएगी और नीचे इस तरफ जाएगी, तो वही डायरेक्शन आ रहा है नीचे, और ऊपर उस तरफ आ रहा है, तो इजी हो। डॉट होगा तो रिवर्स हो जाएगा, और वैल्यू और भी सिंपल है, म्यू नॉट के बाय 2। के क्या है, कांस्टेंट, मतलब करंट पर यूनिट लेंथ व्हिच इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो सिंपल हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पहले देखा और फिर ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे पूरा करा। समथिंग मतलब कई बार ऐसे फील होता है जैसे ना एक कैपेसिटर प्लेट हो हमारे पास और उसके ऊपर चार्ज हो, जस्ट एज अ फिक्शनल इमेजिनेशन कि कैपेसिटर प्लेट हो और उसके ऊपर चार्ज हो और उसको ट्रांसलेट करा, तो ऐसा लगेगा ना कि जो उसका चार्ज है वो हमारे रिलेटिव मूव कर रहा है, तो कहीं से करंट फील हो जाएगा। तो इसका मतलब इट विल काइंड ऑफ अपीयर टू अस एज व्हाट, अ शीट ऑफ करंट। मतलब कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, कैपेसिटर से याद आया कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब जो दोनों प्लेट्स होती थी, दोनों पे चार्ज सेम तो नहीं होता था, नेचर में ऑपोजिट होता था, एक पे होता था Q, एक पे माइनस। अच्छा, तो उसका फायदा क्या होता था कि जितनी भी फील्ड लाइंस होती वो सारी की सारी अंदर आ जाती अंदर। और अगर आप दोनों प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दोगे, गलती हो जाएगी, फिर चार्ज रिपेल कर देगा, प्लेटों के बाहर वाले साइड पे आ जाएगा और सारी फील्ड बाहर भाग जाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहां तो नहीं होता। तो जब कैपेसिटर का जिक्र छेड़ा ही है, तो व्हाट इज अ कैपेसिटर, वो भी एक रिकैप करते हैं। तो कैपेसिटर वाज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस whose main function is to store electrostatic potential energy between the plates। याद भी होगा हमें, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी डिराइव करी थी वहां से। तो ये मेन आइडिया था कैपेसिटर को डिजाइन करने का, बिल्कुल हल्के से बोले, कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बिटवीन द प्लेट्स। सिंपल। अब हम क्या करने वाले हैं,
एक बिल्कुल उसका सिमुलेशन एनालॉग बनाने वाले, सिमुलेशन एनालॉग तो बनाते हैं। तो उसके लिए हमें ना ऐसी दो शीटों की जरूरत पड़ने वाली। तो हमने ऐसी दो इनफाइनाइट शीट ऑफ करेंट्स ले ली, पर दोनों में सेम डायरेक्शन ले लिया। अब इससे हुआ क्या देख लो। इससे हुआ क्या कि हमने 3 पॉइंट्स डिफाइन करे। सो लेट्स से वी डिफाइन अ पॉइंट हियर, वी डिफाइन अ पॉइंट हियर एंड वी डिफाइन अ पॉइंट हियर। इस पॉइंट को P लिख लेते हैं, इस पॉइंट को Q और इस पर्टिकुलर पॉइंट को R। अब ये डॉट है ना, डॉट, ये 1 एंड ये दूसरा। अच्छा, दोनों के लिए करंट पर यूनिट लेंथ K गिवन है, सेम है, ठीक है। अब मुझे बोला तीनों पे फील्ड निकाल, तो मैं पहले P पे देखा, तो P पे ये डॉट है ना, तो इसकी वजह से फील्ड नीचे आएगी, नीचे, और Q पे ऊपर आएगी, है ना। मतलब Q और R पे ऊपर आएगी इसकी वजह से, और P पे नीचे आएगी। तो बता, तो Q पे इसकी वजह से ऊपर आ गई, तो ये फील्ड कितनी होगी, μ0 K/2, है ना। और डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो R पे भी ऊपर ही आ रही है, और कितनी होगी, μ0 K/2 आ रही। और क्योंकि डॉट है तो इधर नीचे आएगी, तो इधर हो गई है μ0 K/2। ये आ गई पहली वाली शीट की वजह से। अब पकड़ते हैं दूसरी वाली शीट। अब जो दूसरी वाली शीट है उसकी वजह से चेक करते हैं, वो भी डॉट निकली, तो वो भी डॉट निकली, तो इधर अप ही आ गई, अप, तो ये एडअप हो μ0 K/2, इसकी वजह से भी आ गई, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। और ये डॉट है तो इस पे नीचे आएगी और इस पे भी नीचे आएगी, क्योंकि दोनों इसके लेफ्ट पर, तो इस पे भी नीचे और इस पे भी नीचे, तो इस पे नीचे μ0 K/2 और इस पे भी नीचे μ0 K/2। सिंपल हो गया। तो यहां क्या दिखा, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड गायब हो, मतलब इस रीजन में गायब हो, इस रीजन में फील्ड ही नहीं है, तो गलत हो गया। मतलब सारी फील्ड कहां है, सारी बाहर आ गई। मतलब इस रीजन में फील्ड मिलेगी, इस रीजन में फील्ड मिलेगी ऑपोजिट डायरेक्शन से। और यहाँ पे नेट फील्ड कितनी होगी, व्हाट इज द नेट फील्ड एट दिस पॉइंट, दोनों जोड़ लो, μ0 * kr। इस रीजन में नेट फील्ड जोड़ लो, कितनी होगी, μ0 * kr। पर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली गलत है। कैसे आपको फील हुआ, बाय एनालॉजी विद द कैपेसिटर। कि कैपेसिटर में अगर आप दोनों प्लेटों को पॉजिटिव रख देते तो बिल्कुल ऐसा हो जाता कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाती और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, ये तो गलत हो जाता ना, क्योंकि आपको एनर्जी स्टोर करनी थी। विजुअल क्या होता है, विजुअल ये होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख जाए तब बोलते हैं एनर्जी वहां पर है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखे वहां एनर्जी नहीं है। तो यहां बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रही है, सो देयर इज नो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, so there is no magnetic energy stored in between the plates। है ही, हमें तो इनके बीच में स्टोर करने की है ही नहीं, बाहर काम क्या करेंगे, वो तो वेस्ट है। तो समझ में आ गई गलती का है, तो एक को रिवर्स कर लो, सही हो जाएगा। और एनालॉजी किसके साथ, कैपेसिटर के साथ। चलो भाई, जब ये बात अपने को समझ में आ गई, इसका मतलब अगला क्वेश्चन क्या आने वाला पता है, कि एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, जैसे वहां पे एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, यहाँ पर एक डॉट करंट और दूसरा क्रॉस सेक्शनल करंट। सो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमें आइडिया देने वाला है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एंड दैट्स एग्जैक्टली इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट्स। दोबारा बोलते हैं, पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट्स बट अ करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसके बारे में क्या था, पैरेलल करंट कैरिंग शीट्स इनफाइनाइट बट अ करंट इन द सेम डायरेक्शन। फायदा नहीं मिला, पर अब फायदा मिल जाएगा। और चेक कर लेते हैं कि PQR में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलने वाली है। दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों पे K है, गिवन है क्वेश्चन में, दोनों पे K कांस्टेंट है आपका। तो चलो चेक ऑन कर लेते हैं PQR पे। तो कैसे देखें भाई, सर देखो ऊपर वाला है डॉट, तो डॉट की वजह से P पे आएगी लेफ्ट और Q और R पे आएगी राइट, है ना सही। डॉट मतलब थंब बाहर आपकी तरफ, मेरी तरफ, तो P पे लेफ्ट को कर और Q और R पे राइट को कर। तो P पे जो फील्ड आ रही है वो होगी भाई हमारी μ0 K/2, ये इसकी वजह से लिख रहा हूं मैं, पहले वाले की वजह से। और Q पे आ गई इस डायरेक्शन में μ0 K/2, और R पे भी आ गई μ0 K/2। और रीजन क्रिस्टल क्लियर है कि डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है, पर जैसे हम कैपेसिटर की बातें कर ही रहे हैं तो ध्यान रखें कि वहां पे जैसे फील्ड आती थी ना, पता कितनी आती थी, और σ/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 का फैक्टर वहां भी होता था, और फिर जब दोनों जोड़ लेते थे तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता।
याद आई ना, बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके का रिजल्ट। इसमें 2 के फैक्टर्स, और जब जोड़ लेंगे तो 2 का फैक्टर गायब हो जाता है, म्यू नॉट के हो जाता है। तो डायरेक्शन तो दिख ही रहा है आपको। अब क्रॉस की वजह से अब तो बात समझ में आएगी। तो क्रॉस की वजह से देखोगे तो थंब किधर, इनसाइड, इनसाइड, तो पी और क्यू पे राइट को जाएगी और आर पे लेफ्ट को जाएगी। क्रॉस है ना, तो थंब इनसाइड, तो पी और क्यू पे राइट को, आर पे लेफ्ट को। बना लो, पी पे राइट को, क्यू पे राइट को, आर पे लेफ्ट को। और वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला कहां वैलिड होता था, नियर बाय पॉइंट्स। सेम तरीके से एक्सप्रेशन दैट इज एट द नियर बाय पॉइंट्स। दूर से तो फिर पता ही है ना, वो ऐसे छोटी सी सिंगल करंट कैरिंग वायर लगने लगेगी, राइट। सो इट इज ऑल वैलिड एट द नियर बाय पॉइंट्स वंस अगेन। और फील्ड आप देख रहे हैं इस बार हमने सही कर लिया कि भाई जो एक्सटर्नल वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे नेट फील्ड हमारी 0 हो गई है पी पे, और आर पे भी नेट फील्ड 0 हो गई है, और अंदर नेट फील्ड एडअप हो गई है। इसका मतलब अगर हम ये बना रहे हैं, ये आपकी शीट कॉम्बिनेशन बनाई हमने, ये डॉट करेंट्स एंड दिस एज अ क्रॉस करेंट्स, और हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्केच करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, एंड दैट्स अ विजुअल फॉर योर यूनिफॉर्म फील्ड। और बाहर फील्ड लाइन, और विजुअल ऑफ द फील्ड हमें क्या समझाता है कि वहां पे उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होगी। So these lines explain to us that a magnetic field energy exists in the region. ये लाइंस का इंटरप्रिटेशन है, और इस आइडिया का ऑब्जेक्टिव टू स्टोर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। करेक्ट है। अब इसको मैग्नेटोस्टैटिक बोलोगे या मैग्नेटोडायनेमिक्स बोलोगे? मैग्नेटोडायनेमिक्स बोले तो ज्यादा सही है ना, बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग करंट। मैग्नेटोस्टैटिक्स कब बोलेंगे? when it will be a permanent kind of a magnet. So it's like a magnetodynamical energy over there. एक्सप्रेशन भी आ जाएगा पर थोड़ा लेट आएगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन लेट आएगा, ईएमआई के चैप्टर में एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी। आइडिया यहां से डाल दिया, ये आइडिया कैरी ऑन भी हो आगे। आइडिया कैरी ऑन होगा जब हम सॉलिनॉइड बनाएंगे, जब हम टोरॉइडल सॉलिनॉइड बनाएंगे, ये आइडिया कैरी ऑन होगा स्टोरेज ऑफ एनर्जी। चलो अब सेंटर में फील्ड कितनी है वो इन दोनों को जोड़ के आप, इस रीजन में जो फील्ड की वैल्यू है वो भी अपने को पता चल चुकी है। इस रीजन में जो फील्ड है दैट इज म्यू नॉट इनटू के एंड दैट्स कांस्टेंट। सो वी आर एग्जिस्टिंग ओवर हियर एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक अ कैपेसिटर प्लेट। अब तो बिल्कुल फील हो रहा है, बिल्कुल कैपेसिटर प्लेट सिस्टम का एनालॉगस आइडिया है यहाँ पे। दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट स्टोर्स द magnetic field energy. That's your first application of your Ampere circuited law to derive the expression because of a infinite sheet of current. उसके साथ में आज का आर्टिकल क्लोज करते हैं। Tomorrow we will be discussing about the next applications, that is because of the hollow current carrying wire, a solid current carrying wire, taking the article to the coaxial cables, and if the time permits we will move on to solenoid. तो मेरे ख्याल से 3 आर्टिकल्स कल के कंटेंट में तो डेफिनेट होंगे, दैट इज हॉलो, सॉलिड एंड कोएक्सियल केबल्स। सो आज के लिए क्लोज करते हैं सेशन को, लेट्स मीट अप टुमारो।